इंडिया में अक्सर ये बात बोली जाती है कि तेल की पावर इस्लामिक मुल्कों के पास है। इस्लामिक मुल्क नाराज हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में तेल बंद हो जाएगा। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, सोशल मीडिया में पढ़ा भी होगा। तेल के खेल में भारत ने वो कर दिखाया जिसने यूरोप को चुप कर दिया है, इस्लामिक देशों की बोलती बंद कर दी है। तेल के खेल में भारत अब दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बन गया है। यूरोप और अमेरिका के गेम प्लान को धता बताते हुए मोदी की स्ट्रैटेजी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया मोदी के पीछे चलने को तैयार हो गई है। रूस और यूक्रेन की जंग से पैदा हुए हालात को भी मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने थाम लिया है। अब दुनिया में संकट नहीं है बल्कि हर तरफ भारत और मोदी की जय जयकार हो। एक जंग जो 15 महीने पहले शुरू हुई और दुनिया के हालात तेजी से बदलने लगे। कई संकट सामने खड़े नजर आने लगे जिनसे दुनिया की बड़ी आबादी आज भी जूझ रही है, जिनसे जूझ रहे हैं यूरोप के आम लोग, जिनसे जूझ रहा है सुपर पावर अमेरिका, जिनसे जूझ रहा है पाकिस्तान और जिनसे जूझ रही है पूरी दुनिया। खाद्यान्न संकट, गेहूं का संकट, नेचुरल गैस का संकट, पेट्रोल का संकट, जेट फ्यूल का संकट, डीजल का संकट। यह संकट शुरू हुआ रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से। संकट और तब गहराया जब बीते साल दिसंबर में रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने पर लगे बैन से कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा और इसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने रूस से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने पर भी बैन लगा दिया। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. और यहां से शुरू हुआ वो संकट जिससे दुनिया जूझ रही है, लेकिन इस संकट में शुरू हुआ एक गेम प्लान जिसे शुरू किया भारत की सरकार ने। जिस गेम प्लान को शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. इस गेम प्लान की लॉन्चिंग को ही अमेरिका और पूरे यूरोप ने डिरेल करने की कोशिश की। रूस से पहले गैस खरीदने पर यूरोप ने प्रतिबंध लगाया, फिर कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया और भारत पर भी दबाव बनाया कि वो रूस से मिलने वाले कच्चे तेल और गैस को खरीदना बंद करे। दलील दी गई कि भारत रूस से सामान खरीदकर जंग में यूक्रेन के खिलाफ खड़ा है, लेकिन मोदी अड़े रहे। मोदी सरकार अडिग रही, डटी रही। और हम पे बहुत दबाव था कि कुछ देश से लें, कुछ देश से नहीं लें, कैसे लें, किस कीमत पे लें। और इसमें भी मोदी सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री की सोच थी कि जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें करना चाहिए, और अगर कहीं दबाव आए तो हमें दबाव का सामना करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के अगर उनके मुताबिक हमारे यहाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये कम हुआ है। युद्ध शुरू होने से पहले से ही दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है कि रूस पर लगे प्रतिबंध बेहद सख्त हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो प्रतिबंध लगे वो सिर्फ दिखावे के लिए थे, लेकिन फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश पूरी हुई।
जिसका खात्मा इंडिया ने किया अपनी मजबूत स्ट्रेटेजी के जरिए, वो भी अपनी कामयाबी का बिना कोई शोर किए हुए। And the fact is, in different ways, we have tried to help out. I mean, since the start of the conflict, in fact, Prime Minister Modi has been among the leaders in frequent touch with Presidents Putin and Zelensky. I have been in touch with my counterparts. Different aspects of that problem, we have supported others who are trying to take a lead. So, इंडिया की इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको आंकड़ों को सरल भाषा में समझना होगा। उन आंकड़ों को जो इस वक्त पूरे यूरोप की धुरी बने हुए हैं और जिन आंकड़ों की बदौलत पूरा यूरोप नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बार बार धन्यवाद कह रहा है। भारत में रोजाना कच्चे तेल की मांग करीब 51 लाख बैरल है। अकेले रूस से ही भारत रोजाना 16 लाख बैरल क्रूड खरीद रहा है। इराक से रोजाना करीब 10 लाख बैरल क्रूड भारत आता है, जबकि सऊदी अरब से रोजाना करीब 6.5 लाख बैरल क्रूड खरीदा जाता है। यूएई से भारत रोजाना करीब 4 लाख बैरल तेल खरीदता है, जबकि अमेरिका से रोजाना करीब 3 लाख बैरल तेल खरीदा जाता है। नाइजीरिया और वेनेजुएला से भी भारत रोजाना लाखों बैरल तेल खरीदता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीते एक साल में भारत की किसी भी देश से तेल खरीद कम नहीं हुई है, बल्कि इसमें रूस से आने वाला तेल बढ़ गया है। रूस यूक्रेन जंग से पहले भारत का सिर्फ 1% कच्चा तेल रूस से आता था और अब भारत के कुल कच्चे तेल का आयात का करीब 40% रूस से आ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भारत की तरफ देखा और भारत को कच्चा तेल बाजार से 20% कम दामों पर बेचना शुरू किया। भारत की सरकार ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और चंद महीनों में ही रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। इराक और सऊदी अरब जैसे उन देशों को भी पीछे छोड़कर जो दशकों से भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने में अव्वल रहे थे। भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शिप के जरिए होती है। सेंट पीटर्सबर्ग से कच्चा तेल यूरोप के देशों जर्मनी और फ्रांस के करीब से होते हुए समुद्र के रास्ते से स्पेन होता हुआ मिस्र की सुएज नहर तक पहुंचता है और वहां से अदन की खाड़ी से होते हुए भारत तक आता है। इस पूरे रूट की लंबाई 8,500 नॉटिकल माइल से ज्यादा है। एक और रूट है जहां से भारत रूस से कच्चा तेल और बाकी चीजें इंपोर्ट करता है। यह रूट दक्षिण भारत से शुरू होकर मलक्का स्ट्रेट और मलेशिया से साउथ चाइना सी, ताइवान और साउथ कोरिया के करीब से होते हुए रूस के व्लादिवोस्टोक तक पहुंचता है। इस रूट की लंबाई करीब 5,600 नॉटिकल माइल है। हालांकि दूसरा रूट चीन के करीब होने के चलते यहां से बहुत कम ही कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। कच्चा तेल इंपोर्ट होने के पहले रूट में ही मोदी का वो गेम प्लान छुपा है जिसे पूरी दुनिया देख नहीं पा रही और जिस गेम प्लान का हिस्सा पूरा यूरोप बना हुआ है। दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जिस यूरोप के रास्ते भारत तक कच्चा तेल पहुंचता है, उसी यूरोप तक भारत से वापस तेल पहुंचता है। यूरोप सीधे रूस से तेल नहीं खरीद रहा और भारत ने इसी बात का फायदा उठाया है। मोदी सरकार और भारत की पेट्रोलियम कंपनियां अब यूरोप के तेल की जरूरतें पूरी कर रही हैं। भारत से रोजाना 2 लाख बैरल डीजल और फ्यूल जेट यूरोप को सप्लाई किया जा रहा है। 7 महीने में भारत ने यूरोप को डीजल और फ्यूल जेट की सप्लाई में इराक को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत यूरोप को तेल सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश है। बीते एक साल में भारत से यूरोप की तेल सप्लाई 16% बढ़ी है। भारत से तेल एक्सपोर्ट का 30% सिर्फ यूरोप को सप्लाई किया जा रहा है। भारत से डीजल और फ्यूल ऑयल वो यूरोपियन देश भी खरीद रहे हैं जिनसे भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। भारत में बना डीजल और फ्यूल ऑयल सबसे ज्यादा फ्रांस और बेल्जियम को सप्लाई हो रहा है। नीदरलैंड्स और तुर्की भी भारतीय तेल के बड़े खरीदार हैं। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि शीत युद्ध के जमाने से रूस का सबसे बड़ा दुश्मन रहा अमेरिका भी रूस के तेल पर ही निर्भर है और रूस का तेल अमेरिका तक भी भारत के जरिए ही पहुंच रहा है। 2021-22 तक भारत से अमेरिका को 500 बैरल वैक्यूम ऑयल रोजाना एक्सपोर्ट होता था। बीते एक साल में ये एक्सपोर्ट बढ़कर रोजाना 12,000 बैरल वैक्यूम ऑयल के पार पहुंच गया है और भारत से भेजे गए वैक्यूम ऑयल को अमेरिका अपनी रिफाइनरियों में इस्तेमाल कर उससे पेट्रोल और डीजल बना रहा है। ये मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी ही है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया को होने वाली ऑयल सप्लाई में भारत धुरी बनकर उभरा है। भारत उस पोजीशन पर है कि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत महसूस हो रही है।
पहले भारत अपनी जरूरतों के लिए रूस की तरफ देखता था, लेकिन अब रूस अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पहले भारत अमेरिका की तरफ देखता था, लेकिन अब अमेरिका चीन और रूस को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पहले भारत यूरोप की तरफ देखता था, लेकिन बेतहाशा बढ़ी महंगाई के बाद पूरा यूरोप, खासकर फ्रांस और इंग्लैंड भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत उस पोजीशन पर है कि कच्चे तेल की लड़ाई में भी भारत सबसे अलग खड़ा है और पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहा है। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, लेकिन हर गुट को भारत की खास जरूरत है और भारत की इसी जरूरत का परिणाम है कि फ्रांस ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, न्योता भेजा है अपनी नेशनल डे परेड में शामिल होने के लिए और खुद फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। इमैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति फ्रांस। अब दुनिया मान चुकी है कि विश्व के लिए मोदी ही सर्वोत्तम है। मोदी के पीछे दुनिया चलने के लिए तैयार खड़ी है। नरेंद्र मोदी पहले दक्षिण एशियाई नेता हैं जो फ्रांस की ऐतिहासिक बैस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। खुद मोदी ने ट्वीट कर फ्रेंच राष्ट्रपति को धन्यवाद भी कहा है। मोदी और मैक्रों की दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है। अभी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है? एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वजीर आज़म ने एक, जिसे कहते हैं ना, ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, ठीक है, कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोजेस्ट है। क्या पाकिस्तान इस वक्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी। अब शांज़ेलीज़े पे आप जाके देखें, वो परेड होगी शांज़ेलीज़े एवेन्यू के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़ेलीज़े एवेन्यू है, और वहाँ पे एयरफोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फ्रांस और इंडिया दोनों ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं करनी। सो इसको आप इमेजिन करें कि फ्रांस ने इंडो पैसिफिक से जो मुल्क पकड़ा इंडिया, अमेरिका ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस मुल्क को वहाँ से पकड़ा इंडिया, जापान ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया। सो दैट इज़ वाई दी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इंडिया इसलिए बनता जा रहा है। और ये जो पार्टनरशिप है वो कहते हैं कि ये सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं है, ठीक है जी। और ये पार्टनरशिप जो है क्लाइमेट के ऊपर भी है, एनवायरनमेंट है, फिर ओशंस प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस जो है वो भी है, फिर ओशन हेल्थ जो उसके ऊपर भी बात होती है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी। और जो फ्रांस है उसने इन दोनों ने मिल के, इंडिया एंड फ्रांस ने तकरीबन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको भी दिया, वैल्यू दी, फिर COP21। सो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है, एंड अबव ऑल एक प्रॉपर इनके पास ब्लू इकोनॉमी का रोड मैप है। मोदी की लीडरशिप की कायल दुनिया हो रही है। ये मोदी की रणनीति का ही असर है कि दुनिया अब भारत के साथ नहीं बल्कि भारत के पीछे चलने को तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।